नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम शो। मैं हूं इप्सिता और आप सबका स्वागत है सुपर शो द सुपर क्लास में। सुपर क्लास यानी वो क्लास जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, ये कभी भी साथ नहीं छोड़ती। आज के हमारे सुपर गेस्ट हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी। हरियाणा में उनकी पहचान एक सफल राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेसमैन की है। तो चलिए देखते हैं उनके व्यक्तित्व की एक झलक। हरियाणा ने कई कर्मवीरों को जन्म दिया है। ऐसे ही कर्मवीर हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी। गुप्ता जी का जीवन अनुशासन से प्रेरित रहा। ये अनुशासन आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। मात्र 14 वर्ष की छोटी सी आयु में आपने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। अनुशासन का जो पाठ उन्होंने शाखा में पढ़ा, उसने इनके जीवन को रोशन कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिय हैं श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ ही हरियाणा की कैबिनेट के प्रत्येक मंत्री के आप प्रिय हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी का राजनीतिक और सामाजिक जीवन लोगों के लिए रहा। पंचकुला के लोगों से खुद जाकर मिलना आपकी ताकत रही, जिस ताकत की वजह से आपका राजनीतिक जीवन सफलता के नए नए आयाम स्थापित कर रहा था। पंचकुला में डेवलपमेंट के साथ ही लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का काम भी आपने बखूबी किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये झलकियाँ पसंद आई होंगी। तो चलिए बैठते हैं और करते हैं उनसे कुछ मज़ेदार बातें। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुपर शो द सुपर क्लास में। नमस्कार नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज मुझे बड़ा एक नया एक्सपीरियंस, एक छोटी सी बिटिया के साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। थैंक यू सर। सर, हरियाणा तो विश्व स्तर पे अपनी पहचान बना चुका है। हर जगह हरियाणा ही हरियाणा है। स्पोर्ट्समैन हरियाणा के, ओलंपिक मेडलिस्ट हरियाणा के, मिस वर्ल्ड हरियाणा की, और आप इसी हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पंचकुला के विधायक। तो आपको कितना प्राउड फील होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्राउड तो मुझे भारत का वासी होने के अवसर पर जी बिल्कुल, कि मैं उस देश का वासी हूँ। मेरा जन्म उस मिट्टी में हुआ है, जो मिट्टी, जो जन्मभूमि हमारे लिए पूजनीय है। और भारत जैसा देश पूरे विश्व में कोई दूसरा नहीं है। और भारत में हरियाणा अपने आप में एक पहचान बनाने जा रहा है। पिछले 8 वर्षों में जिस प्रकार से आदरणीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा ने हर क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस की है, केवल खेलों में नहीं, केवल जो अनाज में नहीं, चाहे वो इंडस्ट्री का मामला है, जी बिल्कुल, चाहे वो कंप्यूटराइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, चाहे वो पारदर्शिता है, और चाहे वो करप्शन के ऊपर प्रहार है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हरियाणा आगे बढ़ रहा है और मुझे हरियाणवी होने पर गर्व है। सर, वैसे आपने आरएसएस क्या सोच कर ज्वाइन किया था? तो एक अनुशासन प्रिय होने के नाते मैं पहली बार शाखा में जब गया, मुझे अच्छा लगा। वहाँ का जो आपस के अंदर व्यवहार है, आपस के अंदर बातचीत है, आपस के अंदर एक दूसरे का सम्मान है। और उसी के कारण मैं समझता हूँ कि एक बार शाखा में जाने के पश्चात शाखा में लगातार जाने का अवसर मिला और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो भी कुछ मैं हूँ
जो भी कुछ मुझे मिला है वो संघ की शाखा से मिला है। जो मेरे विचार हैं, जो देशभक्ति के, राष्ट्रवाद के, वो विचार हमें शाखा से मिलते हैं, क्योंकि शाखा के अंदर हमें अपने देश के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में, अपनी राष्ट्रीयता के बारे में और जो हम किस प्रकार से लोगों की सेवा कर सकते हैं, ये सब हमें संघ की शाखा में सीखने को मिलता है। तो इसलिए जैसी मेरी इच्छा थी या मेरे मन मुताबिक जब मुझे शाखा के अंदर सब चीज़ें मिली तो मैं शाखा में चला गया। सर, फिर आप सक्रिय राजनीति में कैसे आए? देखिए, ये एक लंबी कहानी है, क्योंकि मैं लगातार 14 साल की आयु में मैं संघ की शाखा में गया और लगभग यूँ कह लीजिए कि 25 साल बाद, 20 साल के बाद मैं राजनीति में गया। संघ के में रहते हुए मुझे विभिन्न जिम्मेवारियां भी मिली जो संघ की जिम्मेवारियां थी, और वो मैंने अपनी मेहनत से, योग्यता के अनुसार जो मेरे था, मैंने उनको निभाने का प्रयास किया। लेकिन एक समय आया जब देश में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के अंदर सभी जो हमारे संघ के बड़े बड़े हमारे अधिकारी थे उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया बिना किसी कसूर के, और ये कहा गया कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये राष्ट्र विरोधी है। ये आरोप लगा कर के हमें संघ के जो हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता थे उनको जेल में भेज दिया गया। लेकिन मैं शायद उस समय जेल के अंदर नहीं गया, लेकिन मुझे जो बाहर रह कर के जिम्मेवारी मिली, जो हमारे परिवार थे, जो हमारे संघ के बड़े कार्यकर्ता जेल में चले गए थे, उनके परिवार पीछे अकेले थे, उन परिवारों की देखरेख करने की जिम्मेवारी, उन परिवारों के खर्चा को वहन करने की जिम्मेवारी वो मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मिली और हमने वो अपना दायित्व निभाया। इमरजेंसी के तुरंत बाद अभी मैं कह सकता हूँ कि जेल के अंदर ही जनता पार्टी का गठन हुआ, और जनता पार्टी का गठन होने के पश्चात जब इमरजेंसी हटी तो 1977 के अंदर चुनाव आया जो जनता पार्टी के नाम से लड़ा गया। उस समय वो ऐसा लगता था कि एक मूवमेंट है। इस समय इमरजेंसी का विरोध जो लोग कर रहे थे वो सब इकट्ठे होकर के इमरजेंसी के खिलाफ एक वोट देने का मामला था। तो क्योंकि हम इमरजेंसी के भुक्तभोगी थे, इमरजेंसी के अंदर जिस प्रकार की यातनाएं हमारे कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को दी गई, वो उनको सुनने के पश्चात दिल दहल जाता था। एक रिएक्शन भी था और उसी का परिणाम था कि 77 के चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर उस समय श्री कृष्णकांत जी जो थे वो चंडीगढ़ से चुनाव लड़े। हमने उनको बड़ी भारी वोटों से यहाँ से जिता करके भेजा। तो वो एक परिवर्तन का टाइम था। उस समय जब चुनाव के अंदर हम लगे तो राजनीति के अंदर थोड़ा सा एक दिलचस्पी पैदा हुई, और उसके पश्चात क्या हुआ कि मैं कहूँगा कि जिन कृष्णकांत जी को हमने यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजा था, सबसे पहले उन्होंने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जनता पार्टी, इसमें से एक चीज़ को आपको चुनना होगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में शायद उनको कोई जानकारी नहीं थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कभी कोई सदस्यता आज तक हुई नहीं। अपने मन से, अपने दिल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जाना होता है, और कभी भी आज तक कोई फॉर्म या कोई भी कॉपी या कोई किसी प्रकार से संघ की सदस्यता के लिए नहीं बनी। लेकिन उन्होंने मुद्दा बनाया तो वो उसी मुद्दे को लेकर के मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो गिर गई। 1980 के अंदर दोबारा चुनाव हुए। फिर हमारे लिए एक चैलेंज था
क्योंकि कैंडिडेट फिर से कृष्णकांत थे, तो हमने, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो उनकी धारणा थी, जो उनके विचार थे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिल्कुल उलट थे। हमने जोर लगा करके चुनाव के अंदर प्रचार किया और उनको भारी बहुमत से यहाँ से हरा करके भेजा। तो उस समय मन के अंदर ये जो परिवर्तन था वो आया और 1980 के अंदर ही मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। तो ये मेरा जो चेंज ओवर था ये इमरजेंसी के बाद हुआ। सर आपको तो तब बहुत खुशी हुई होगी। हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ कि 1980 जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और मुझे बॉम्बे अधिवेशन के अंदर जाने का अवसर भी मिला था, तो मैं समझता हूँ कि इस दौरान 1980 से लेकर के 2023 तक बहुत उतार चढ़ाव पार्टी के अंदर आए हैं। एक समय ऐसा भी आया कि पूरे देश के अंदर केवल 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए और हमें विरोधी पक्ष के लोग मजाक किया करते थे। उस समय एक नारा चल रहा था, हम 2 हमारे 2, तो वो हमें भी यही कह करके बुलाते थे कि हम 2 हमारे 2, 2 ही रह गए। लेकिन जिस विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, सभी उतार चढ़ावों को देखते हुए, जब 1996 के अंदर 98 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उसके पश्चात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर फैलाव हुआ, प्रदेशों के अंदर सरकार बनी, तो आज इस बात की बड़ी खुशी है कि देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 18 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक जो राष्ट्रवादी सरकार है वो कार्य कर रही है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि जो रास्ता मैंने चुना था वो रास्ता सही साबित हुआ। सर अभी तक तो कोर्ट में ही सुना था कि मुश्किलों से हमें हार नहीं माननी चाहिए, पर आपने तो ये साबित करके दिखाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ ऐसा समय आता है कि जैसे अभी कोविड काल आया, इस कोविड काल को भी कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी माना और जब जब भी कहीं दिक्कत आई या कठिनाई आई, हमने उसका डटकर मुकाबला किया और मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो आगे बढ़ रही है। सर राजनीति में आपका पहला गुरु कौन रहा? देखिए, राजनीति के अंदर ना कोई गुरु ना कोई चेला, ये तो एक दूसरे को देख करके, और सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा मेरा गुरु, तो हमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जो हमारा ध्वज है वो हमारा गुरु है, जो भगवा ध्वज है वो हमारा गुरु है। हम उसी को, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ लेकिन मैं तो उन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ। वही विचारधारा जो देश के अंदर भगवा ध्वज को लेकर के आगे बढ़ रही है, वो विचारधारा ही मेरी गुरु है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति के अंदर आपको रास्ते खुद तय करने पड़ते हैं, आपको संघर्ष करना पड़ता है। गुरु आपको एक दिशा दे सकता है चलना तो लेकिन चलना हमें खुद पड़ेगा। तो उस दृष्टि से मैं जो अभी मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे जो मार्गदर्शन कहूँगा, कभी गुरु के नाते नहीं, एक मार्गदर्शक के नाते, जो 5 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी
1995 से लेकर के वर्ष 2000 तक पंचकुला में रहे, चंडीगढ़ में रहे और उनके साथ जो 5 साल काम करने का अवसर मिला, मैं समझता हूँ कि वो उसने मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन लाया। नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि चैलेंजेस को सामना करो, उनको चैलेंजेस के ऊपर पार पाने के लिए मेहनत करो। और मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो मेरी जो शुरू से सोच रही है कि मेहनत करो और भगवान पर छोड़ दो, जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। लेकिन ये नहीं कि हम भगवान के भरोसे छोड़ दें और कर्म को छोड़ दें, मेहनत को छोड़ दें और हम कहें कि भगवान जो करेगा वो ठीक होगा। उसके लिए हमें कर्म करने की बहुत ज़रूरी है, मेहनत करने की बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये प्रयास रहा है कि मेहनत करने में कभी कोई हमने कठिनाई नहीं हुई। सर, आप राजनीति के स्टूडेंट रहे हैं, हर 5 साल बाद आपकी एग्ज़ाम होता है, तो इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है और आप इसकी तैयारी कैसे करते हैं? देखिए, राजनीति के अंदर जो हमें जनता है, हमारे लिए जनता की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरना, जनता की जो मुश्किलें हैं उनको दूर करना और जनता के सुख दुख में खड़ा होना, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का एक सिलेबस है। अब वो इस सिलेबस को कितनी अच्छाई से, कितनी खूबी से, कितनी मेहनत से पूरा करता है, जन आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरता है, मैं समझता हूँ कि वो उसके सिलेबस का पार्ट है। उस सिलेबस को पार्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए, देखिए, जनता जो है आपके हर पल पल के ऊपर, आपके व्यवहार को, आपके आचरण को, आपकी कार्यशैली को, हर चीज़ को 24 घंटे वॉच कर रही है। आप सुबह उठते हैं, किस प्रकार से उठते हैं, कोई जल्दी 7-6 बजे उठ जाता है या 11 बजे तक, 10 बजे तक सोता रहता है, उसका भी विश्लेषण जो है वो जनता करती है कि जो व्यक्ति 10 बजे तक सोया रहता है तो वो हमारे किस काम आएगा। इसी प्रकार से आप, क्या आपका रहन सहन है, क्या खान पान है, कैसा लोगों से व्यवहार है, आप दुख सुख में लोगों के शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, जो लोगों की मुश्किलें हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब मैं समझता हूँ कि हमारे 5 साल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी है। मैं ये एक दावे से और कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल आदमी है, व्यक्ति है, वो इजी टारगेट है हर व्यक्ति का। उसके अंदर कहीं भी छोटी सी भी उसके आंचल के ऊपर दाग आएगा तो वो बड़ा फ्लरिश होगा, बड़ा एक उसको यूँ कह लीजिए कि चाहे वो मीडिया है, चाहे आम आदमी है, चाहे उसके विरोधी पक्ष के लोग हैं, उसको फैलाएंगे, उसके ऊपर प्रहार करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमारा जो पल पल है वो वी आर अंडर द लेंस ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के लेंस के ऊपर है। पब्लिक का, जैसा मैंने कहा कि आपके व्यवहार के बारे में, आप दिन के अंदर, दिनचर्या के अंदर किस प्रकार व्यवहार करते हैं। फिर आप यदि चुन करके विधानसभा के अंदर जाते हैं, विधानसभा के अंदर आपका व्यवहार कैसा है, विधानसभा के अंदर जो आप आचरण कर रहे हैं वहाँ किस प्रकार से आचरण कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर आप जो जन समस्याएं हैं, उनके इलाके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, या खाली हंगामा करके वहाँ पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जो आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, कोई ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर जो चर्चा होती है उसमें भाग ले रहे हैं।
तो ये सारी जो जनता है, आजकल लाइव का ज़माना है। पहले ज़माना था जब टीवी नहीं था, आप विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर किसी भी प्रकार से व्यवहार करते थे। लेकिन आज अपने आपके व्यवहार को पूरी दुनिया देख रही है, आपका वोटर देख रहा है, आपके सभी लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो एक जनप्रतिनिधि है, जो पॉलिटिकल आदमी है, उसका व्यवहार ज़रा भी कहीं पर गड़बड़ाएगा तो निश्चित तौर पर जो आने वाला टेस्ट है, जो आपने कहा कि 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद टेस्ट होता है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में 3 स्तंभ हैं लोकतंत्र के। चौथा स्तंभ मीडिया हम कहते हैं, उसमें कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है। ये लोकतंत्र के स्तंभ हैं, ये मीडिया है। इन चारों में यदि किसी का बार बार टेस्ट होता है, बार बार परीक्षा होती है, इम्तिहान होता है, वो केवल जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो विधायक है, उसका होता है। जो हमारे सम्मानीय जजेस हैं, एक बार परीक्षा पास की, जज बन गए, जब तक रिटायरमेंट नहीं होगी कोई बीच में परीक्षा आने वाली नहीं है। आज एक IAS जो बन कर के आ गया, एक बार एग्ज़ाम पास करके आ गया, तो वो 25 साल 20 साल जब तक उसकी टाइम है, उसका बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन एक विधायक का, एक मेंबर पार्लियामेंट का, एक चुने हुए प्रतिनिधि का, चाहे वो नगर निगम का पार्षद है, हर 5 साल के बाद, चाहे वो इवन सरपंच भी है, हर 5 साल के बाद उसका टेस्ट होता है। और टेस्ट लेता कौन है? वो लेती है जनता। तो जनता जवाबदेही यदि किसी की है तो वो केवल विधायक की है। सर, आप हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, यानी कि एक बड़े क्लास के मॉनिटर। तो अगर सदन में कोई चीख चिल्ला रहा हो या फिर कोई अभद्रता कर रहा हो, या फिर वो कहते नहीं, वो क्या कहते हैं, वो तबला बजा रहा हो, तो फिर आप उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, विधानसभा भी नियम कानून के अनुसार चलती है। विधानसभा में जितना अहम रोल सत्ता पक्ष का है, उससे भी ज़्यादा अहम रोल विपक्ष का है। सत्ता पक्ष, यदि विपक्ष कमज़ोर हो तो सत्ता पक्ष के मदमस्त होने की संभावनाएं रहती हैं। यदि विपक्ष मजबूत है तो समय समय पर सत्ता पक्ष के लोगों को उनकी गलतियों के बारे में, उनकी जो कार्यशैली है उसके बारे में, या कहीं पर लगता है कि सत्ता पक्ष अपने जो सत्ता के नशे में कुछ गलत काम करने जा रहा है, तो विपक्ष उसको रोकता है, विपक्ष उसको चिताता है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। तो उस दृष्टि से जब विधानसभा के अंदर कार्यवाही चल रही होती है, सत्ता पक्ष के लोगों का ये फ़र्ज भी है कि वो अगर कोई उनको लगता है कि गलत हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। लेकिन उसकी भी एक नियमावली है। किसी भी विधायक को इस सदन की, क्योंकि सदन बहुत एक उच्च गरिमा का स्थान है, उस सदन की गरिमा, उस सदन की मर्यादा, उस सदन का सम्मान ये बना रहे, उसके ऊपर हर सदन की जिम्मेवारी, हर विधायक की जिम्मेवारी है, चाहे वो सत्ता पक्ष का है, चाहे वो विपक्ष का है। एक नियम के अंदर रह करके, एक अनुशासन के अंदर रह करके अपनी बात रखना, अपनी बात को इफ़ेक्टिवली रखना, ये मैं समझता हूँ कि हर विधायक का कर्तव्य है। और कई बार क्या है कि ये राजनीति है, राजनीति के अंदर हर प्रकार के शोर शराबा भी होता है, लेकिन उसको एक लिमिटेड वे से, लिमिटेड एक अच्छे ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। जो विधानसभा है उसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। राजनीति के अखाड़ा बनने के पश्चात फिर बहुत सारे की दुविधाएं होती हैं, बहुत सारी कष्ट होता है। सर, वैसे ये लोग ऐसा करते ही क्यों है? क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि अब तो मीडिया लाइव होती है, हम सब कुछ देख सकते हैं जो भी सदन में हो रहा है, और ऐसे कई लोग होंगे जो कि नेताओं को अपना रोल मॉडल मानते होंगे,
फिर अगर नेता ऐसा करेंगे तो फिर वो लोग उनसे क्या सीखेंगे? नहीं, सीखने नहीं होते हैं, फिर अगली बार उसको पलट देते हैं उनके पास, क्योंकि 5 साल के बाद उन लोगों के ही पास जाना है जो लोगों से वो जिनके द्वारा उनको भेजा गया है सदन के अंदर। अगर उनका व्यवहार ठीक नहीं होगा, अगर वो जनहित के मुद्दों पर सदन में बात नहीं करेंगे, वो जनता की समस्याओं के समाधान के बारे में विधानसभा के अंदर बात नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो जनता है, मैंने कहा ना कि जो एक विधायक है, एक चुना हुआ प्रतिनिधि हमेशा जनता के लेंस पे है। वो जनता हमेशा देखती है उसके व्यवहार को, कार्यशैली को, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, हर चीज़ जो है जनता माइन्यूटली वॉच करती है। और 5 साल के बाद फिर जब उनके पास एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं तो फिर वो मार्क्स अपने देती है। तो उससे मैं समझता हूँ कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, इसीलिए उसके ऊपर कंट्रोल रहता है। सर, ग्रीस की एक पुरानी कहावत है कि किसी सभ्यता की तरक्की के लिए वहाँ वृद्ध पेड़ लगाएं और खुद उसकी छाया ना पाकर आगे आने वालों के लिए छोड़ दें। सर, एक तरफ है यंग जनरेशन जिनके पास क्रिएटिविटी और टेक्निकल नॉलेज है, और दूसरी तरफ है अनुभवी नेता। तो आपको किनकी काबिलियत पर ज़्यादा भरोसा है? नहीं, दो, ये देखिए, आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज कंप्यूटराइजेशन का, डिजिटलाइजेशन का युग है। आज मैं समझता हूँ कि जो पुराने अनुभवी लोग हैं, अगर इनका दोनों का मिश्रण होगा, अनुभव का फ़ायदा उठा करके जो हमारे नए टेक्निकल लोग हैं, जो न्यू जनरेशन है, यदि काम करेगी तो निश्चित तौर पर उनका विकास और तीव्र गति के साथ होगा। एक दूसरे के पर्यायवाची बन करके, एक दूसरे के पूरक बन करके, अगर हम, जैसा आपने कहा कि एक वृद्ध पेड़ को लगा करके उसकी छाया के अंदर, जो वृद्ध पेड़ है वो भी नीचे से एकदम हम उसको वृद्ध नहीं लगा देंगे, हमें छोटा पेड़ लगाना होगा, फिर वो पेड़ बढ़ करके बड़ा होगा। तो जो बड़ा पेड़ है, जैसा आपने कहा, जिसको अनुभव है या जो बहुत अनुभवी व्यक्ति है, वो भी नीचे से आया है। आज समय समय पर टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जो अनुभवी व्यक्ति है उनको मिले, और जो न्यू जनरेशन है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास कंप्यूटर है, जिसके पास ये कह लीजिए कि क्रिएटिविटी है, वो यदि उस अनुभव का फ़ायदा लेते हुए काम करेगा तो निश्चित तौर पर वो आगे ज़्यादा अच्छे ढंग से बढ़ सकेगा। जी बिल्कुल सर, अगर दोनों का मिश्रण हो जाए तब तो बहुत ही पावरफुल बन जाएंगे दोनों। सर, एक स्पीकर होने के नाते आप न्यूट्रल व्यू से पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुन रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है हमारे देश में पॉलिटिकल एवोल्यूशन के लिए पक्ष और विपक्ष में कैसे रिश्ते होने चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, जो हमारा देश है, सबसे मजबूत लोकतंत्र के नाते हमारा देश कार्य कर रहा है, उसके अंदर सत्ता पक्ष का एक अपना रोल है, विपक्ष का एक अपना रोल है, और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यदि सत्ता पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और विपक्ष बिल्कुल नगण्य हो जाता है, तो कई बार सत्ता पक्ष के कुछ ऐसे डिसीज़न आने की आशंका रहती है जो जनहित में नहीं है। तो इसलिए मजबूत लोकतंत्र के लिए, हमारी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का मजबूत होना और रूलिंग का मजबूत होना, दोनों का बहुत आवश्यक है। जो सत्ता पक्ष है वो, क्योंकि 5 साल का मैंडेट लेकर के, जनता के मैंडेट के द्वारा चुन करके आया हुआ जो है सत्ता पक्ष, और जो वायदे, जो नीतियाँ जनता से बता करके, जनता के साथ वायदे करके सत्ता पक्ष सत्ता में आता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो मैंने वायदे किए हैं, जो मैंने रोड मैप जनता को बताया है, उस रोड मैप को मैं पूरा करूं। और वो रोड मैप कई बार जो विपक्ष है उसको ठीक नहीं लगता,
लेकिन क्योंकि वो जनहित के अंदर लोगों से किया हुआ वायदा, लोगों से किया हुआ इकरार कि यदि आप हमें चुन कर के भेजते हैं, यदि आप हमारी पार्टी को सत्ता में लेकर के आते हैं, तो हम ये काम करेंगे, ये योजनाएं लागू करेंगे। तो वो योजनाएं हर सत्ता पक्ष की, विपक्ष की जब चुनाव में जाते हैं, अपनी अपनी नीतियां हैं, उन नीतियों का अनुसरण करना, सत्ता पक्ष अपनी नीतियों का अनुसरण करता है, विपक्ष अपनी नीतियों का अनुसरण करता है, लेकिन आखिरकार जो जनप्रतिनिधि सरकार होती है, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के मैंडेट से आई हुई सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो अपने मैंडेट को, अपनी जो वायदे हैं उसको पूरा करने के लिए काम करता है। और विपक्ष कई बार उसको ये लगता है कि ये जो नीतियां बना रहे हैं शायद जनहित में नहीं है, लेकिन क्योंकि जनता का आशीर्वाद लेकर, जनता का विश्वास लेकर के, जनता का मैंडेट लेकर के वो सरकार बनती है, तो उस मैंडेट से ही जनता के साथ किए हुए वायदे सत्ता पक्ष पूरा करता है। तो इसलिए सत्ता पक्ष का अपना रोल है, विपक्ष का भी एक अपना रोल है, लेकिन यदि दोनों मिलकर के, सबसे बड़ा हित जो है वो है राष्ट्रहित या प्रदेश हित। प्रदेश हित के अंदर या राष्ट्र हित के अंदर यदि दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि दोनों का मकसद तो एक ही है। हाँ, देश हमारा आगे बढ़े, ये दोनों का मकसद है। सर, आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं या फिर टेक्नोक्रेसी में? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डेमोक्रेसी में कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है और कोई भी वोट दे सकता है, पर टेक्नोक्रेसी में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है ताकि देश केवल काबिल लोगों के हाथों में जाए। इस तरह आपने बहुत बड़ा एक प्रश्न किया है, क्योंकि हमारा देश एक बहुत विशाल देश है। इस देश के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग लोगों का खान पीन है। इतने विशाल देश के अंदर जो हमारा संविधान बना है, उस संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान को बनाया तो उनके मन के अंदर एक विश्वास था कि ये जो सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति है, क्योंकि उस समय, आज भी मैं कहूँगा काफ़ी हद तक, जो शिक्षा है वो आज उतनी ज़्यादा नहीं है। और उस समय जब संविधान का, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, जो यूँ कह लीजिए कि अनपढ़ता, काफ़ी बड़ी मात्रा में अनपढ़ लोग थे। हमारे संविधान के अंदर ये, मैं कहूँगा, दुनिया का सबसे मजबूत जो एक संविधान, और अच्छा संविधान कहूँगा मैं उसको, उसकी एक विशेषता है कि एक गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी, उसको वोटिंग राइट दिया गया। और वो वोटिंग राइट इतना इम्पोर्टेंट है कि देश के राष्ट्रपति का वोट भी एक है, और जो एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति है उसका भी एक ही वोट है। तो इस दृष्टि से जो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये हमारे जो व्यवस्था की है कि उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन की जगह उन्होंने कहा कि क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन है वो है जनसेवा, जनसेवक। जो व्यक्ति जनता की सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा हुआ है, एक्सपीरियंस है, वो जनता की सेवा अच्छी करता है, चाहे वो अनपढ़ भी है, लेकिन लोग उसको प्रेफर करते हैं बजाय उसके जो टेक्नोक्रेट है, या जो जनता की समस्याओं को समझता नहीं है, या उसको नीचे की ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर क्या कठिनाइयाँ हैं उसकी जानकारी नहीं है। ये ठीक है कि पढ़ाई हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो चुन कर के लोग आते हैं, जो मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत आवश्यक है कि मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन हो, और वो हमारी व्यवस्था, हमारे संविधान में
हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। तो आज हर व्यक्ति को वोटिंग राइट जो है, वोट देने का अधिकार, ये हमारे देश की, हमारे संविधान की खूबसूरती है। जी बिल्कुल। सर, आप पंचकुला के विधायक भी हैं और एक सफल बिजनेसमैन भी हैं, तो आप पंचकुला के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कौन से नए रिफॉर्म लाए हैं? देखिए, सरकार, क्योंकि जो पॉलिसी बनती है वो स्टेट के लिए बनती है, और स्टेट के अंदर जो व्यापार है या जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे नए कदम पिछले 8 वर्ष के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने लोगों के सामने रखे। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ MSME जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोज़गारी है। अगर छोटी इंडस्ट्री लगती है, उस छोटी इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा मज़दूर काम करते हैं। नो डाउट कि नई टेक्नोलॉजी, नई, उससे हमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारी क्योंकि समस्या जो है, जो बेरोज़गारी की समस्या है, यदि छोटी इंडस्ट्री आएगी, छोटी इंडस्ट्री में भी जो युवा है, यूथ है, वो सेल्फ अपने आप छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा करके काम करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी, नौकरी ज़्यादा, एक वो नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाला बनेगा, और उसका फ़ायदा जो ये होगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारा देश की अर्थव्यवस्था, जब कोविड के अंदर बाकी देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरा कंट्रोल रहा, और लगभग अभी कोविड को गए 1 साल भी नहीं हुआ, आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है दुनिया के 5वें स्थान के ऊपर, और हमारा GDP जो रेट है, रेशो है, वो 7% है, जो बहुत बड़े बड़े जो शक्तिशाली जो बड़े देश हैं उनसे कई अच्छी हमारी GDP रेट है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो आज आई है, हालांकि बड़ी इंडस्ट्री भी आई है, बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से, चाहे वो अभी देख रहे थे आप कि हेलीकॉप्टर, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर यहाँ पर बनने लगा। आज इंपोर्ट को रोकने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। आज मोबाइल इंडस्ट्री पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, अगर मोबाइल कहीं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्री आई है, बड़ी भी आई है, छोटी, दोनों का मिश्रण करके हमें देश की अर्थव्यवस्था का भी हमें ख्याल रखना है, देश के बेरोज़गार युवाओं का भी हमें ख्याल रखना है, युवा का भी ख्याल रखना है। ये मिश्रित जो हमारी कार्यशैली है जो इंडस्ट्री के लिए, उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सर, अब तो हमारी अर्थव्यवस्था ने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं का योगदान रहा? देखिए, ये तो एक जो लीडर होता है, लीडर के पीछे उसकी पूरी सेना होती है। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच, जो विज़न, जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली है, या जिस प्रकार से जो उनका पूरे विश्व के अंदर आज एक रुतबा बना है, वो उनके काम से, उनकी कार्यशैली से। आज बड़े बड़े जो धुरंधर देश हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, आज नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है उसको देखने के लिए, जानने के लिए उत्सुक हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनकी सेना का काम कर रही है, और जो, क्योंकि एफर्ट्स जॉइंट होती हैं, सब मिलकर के काम करते हैं, लेकिन लीडर की डायरेक्शन होती है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो डायरेक्शन है, जो उनकी कार्यशैली है, उसका अनुसरण करते हुए सब लोग मिलकर के
एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रही हैं कि हमारा देश परम वैभव पर पहुँचे, हमारा देश फिर से दोबारा विश्व गुरु बने, एक बार सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बने। सोने की चिड़िया को तो लूट कर के ले गए लोग, आए मुग़ल आए, कोई अंग्रेज आए, वो सब लूट कर के ले गए। सोने का शेर बने ताकि कोई इसकी तरफ हाथ ना उठा सके। ऐसा जो भारत है वो सोने का शेर बने, इसकी ओर हम अग्रसर हैं। और मुझे पूरी आशा है कि कुछ ही वर्षों के अंदर फिर से जो भारत है एक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जी बिल्कुल बनेगा सर, आप जैसे नेताओं का योगदान रहा तो बिल्कुल बनेगा। नहीं रहेगा क्या नहीं। सर वैसे लगता है आप नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि आपने बहुत बार उनका नाम ले लिया। नहीं, मैं हूँ, बिल्कुल सही है, मैं हूँ। और मेरे जीवन के अंदर, मेरी राजनीतिक यात्रा के अंदर एक उनका अहम रोल है, उनका मार्गदर्शन है। मैंने उनसे 5 साल में उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो मॉनिटरिंग है, उनकी जो एग्जीक्यूशन है और टाइम बाउंड जिस तरीके से वो काम करते हैं, पंक्चुअलिटी है। आप जिस प्रकार से आप देखते हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि 18 घंटे काम करते हैं। आज इस आयु के अंदर भी वो 18 घंटे काम करते हैं, तो वो हमें उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और वो जब यहाँ पर थे तब भी, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से वो काम करते थे, रात के 12 बजे तक मेहनत, जो भी कोई मान्यूटली मॉनिटरिंग, हर काम की मान्यूटली मॉनिटरिंग और टाइम बाउंड, तो ये जो चीज़ें हैं उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और मैं कोशिश करता हूं कि उनको फॉलो कर सकूं। सर हरियाणा की बिजनेस ग्रोथ के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग है? देखिए, बिजनेस यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग एरियाज़ हैं। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, आज मैं कह सकता हूँ कि पंजाब और हरियाणा, जो किसी समय हरियाणा बहुत पीछे हुआ करता था, आज हरियाणा पंजाब से आगे निकला है। चाहे वो हमारी जो खेती है, खेती के अंदर जो प्रोडक्शन है, चाहे वो चावल है, चीनी है या अदर कमोडिटीज़ हैं, उसके अंदर हमारी बहुत प्रोग्रेस हुई है। किसान हमारा समृद्ध हुआ है, और जब किसान समृद्ध होगा तो देश और प्रदेश समृद्ध होगा। किसान के हाथ में पैसा होगा तो किसान का पैसा जो है वो मार्केट के अंदर आएगा। तो किसानों के विकास के लिए, किसानों को सुविधाएं देने के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार लेकर के आई है। और जहाँ तक व्यापार की बात है, आज अकेला हमारा शहर गुरुग्राम, जिस प्रकार से वहाँ आईटी इंडस्ट्री आई है, आईटी के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो वहाँ पर गुरुग्राम के अंदर आए हैं, उससे निश्चित तौर पर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, हमारे व्यापार को बूस्ट मिला है। आज फरीदाबाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन करके सामने आया है। आज नए नए इंडस्ट्रियल हब जो हैं धारूहेड़ा के अंदर या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो आ रही हैं। और जिस प्रकार से एक बार जो मारुति आज बहुत बड़ा एक यूनिट, फिर दूसरा यूनिट जो है वो हरियाणा में स्थापित करने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से पिछले 3-4 साल के अंदर विशेष तौर पर प्रॉपर्टी रेट्स के अंदर बूम आया है, बाकी प्रदेशों में भी आया होगा, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर आप पंचकुला की बात लीजिए कि जो आज से 2 साल पहले रेट्स थे, उनसे 5 गुना रेट जो हैं वो आज पंचकुला के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसके हुए हैं। उसका कारण यही है कि पंचकुला या पूरा हरियाणा जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। लोगों को हरियाणा के अंदर बिजनेस है, वहाँ पर उनका रेजिडेंस है, इसलिए फल फूल रहा है कि लोग ये फील करते हैं, जो बाहर का कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है, बाहर का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, कि वो ये सोचता है कि जहाँ मैं अपना उद्योग स्थापित करने जा रहा हूँ वहाँ शांति तो है, वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई दंगा फसाद होने की वो तो नहीं है। आज हरियाणा मैं दावे से कह सकता हूँ
कि व्यापार की दृष्टि से, इंडस्ट्री की दृष्टि से, इन सब चीज़ों के अंदर सबसे सूटेबल जो राज्य है वो हरियाणा है। सर, हमारे शो में कई बिजनेसमैन आए हैं और उनमें से कईयों का ये मानना था कि हमारे देश का जो आर्थिक विकास है वो देश की राजनीति के ऊपर सीधा डिपेंड करता है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए ये बात सही है कि सरकार की नीतियां क्या हैं, सरकार किस प्रकार से किस उद्योग को आगे बढ़ाना चाहती है, किस प्रकार से बिज़नेस को प्रमोट करना चाहती है और उसके अनुसार ही फिर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो निश्चित तौर पर जब सरकार जो चाहेगी, उसकी जो नीतियां होंगी, उसके अनुसार ही हमारा उद्योग भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। सर, आप डेरा बस्सी के रहने वाले थे, फिर आप चंडीगढ़ कैसे आ गए? और ऑफ कोर्स जब आप एक नई जगह पर आए होंगे तो मुश्किलें तो आई ही होंगी, तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, तो भगवान की मर्जी कह लीजिए, भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए कि बहुत लंबे समय पहले घर से तो इसलिए आए थे कि वहाँ पर शायद आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो लेकिन यहाँ आने के पश्चात, चंडीगढ़ में आने के पश्चात मेहनत से, सब लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ने का अवसर मिला, जो शायद अगर हम डेरा बस्सी रहते, जो गांव के अंदर रहते, तो उतना अवसर हमें ना मिल पाता। चंडीगढ़ क्योंकि एक बढ़ता हुआ शहर, फलता फूलता हुआ नया शहर था, यहाँ अवसर थे, तो उस अवसर का लाभ हमें भी मिला और फिर वो बात के अपने मन के अंदर एक निष्ठा, मन के अंदर एक इच्छा आगे बढ़ने की, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत। और सर, सफलता पाने के लिए कुछ चीज़ें पीछे तो छोड़नी ही पड़ती हैं। छोड़नी पड़ती है, कुछ भुलानी भी पड़ती हैं। पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को भूल करके हम आगे की तरफ देखें, आगे हमारा भविष्य जो है, भविष्य की ओर हम आगे देख करके चलें और जो हमारा अतीत रहा है उसके अंदर वहाँ से कुछ सीख ले करके वहाँ से आगे बढ़ें, तो मैं निश्चित तौर पर आगे सफलता मिलेगी। सर, मैंने सुना है कि आप ग्रेन मार्केट में काम भी करते थे और साथ साथ पढ़ते भी थे, तो आप दोनों को साथ में कैसे मैनेज करते थे? देखिए, वो बहुत संकट काल था और उस संकट काल का मुझे आज भी बड़ा अफसोस है कि एक पारिवारिक स्थिति, जैसा मैंने कहा है कि पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि पिताजी अकेले थे, उनके साथ व्यापार के अंदर कोई और व्यक्ति नहीं था। मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने 3 ईयर, जो 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो मैंने ज्वाइन किया था। लगभग आधा समय दुकान के ऊपर रखता था और थोड़ा बहुत समय जो, क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री से टच करता हुआ हमारा कॉलेज था, सेंट्रल पॉलिटेक्निक चंडीगढ़। तो कई बार ऐसा भी होता था कि 4 पीरियड लगाए तो 8 पीरियड का पूरा दिन होता था, 4 पीरियड लगा करके फिर दुकान पर आ गए, या 4 पीरियड पहले मिस करके दुकान पर लगा करके फिर 4 पीरियड अटेंड करने चले गए। तो वो एक संघर्ष का काल था और उसमें मुझे अभी भी बहुत अफसोस है कि लास्ट ईयर जो मैंने फाइनल एग्ज़ाम दिए और उसमें एक सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ध्यान पूरा पढ़ाई पर था नहीं, एक में सप्लीमेंट्री आ गई और वो सप्लीमेंट्री काम में बिज़ी होने की वजह से, काम के ऊपर स्ट्रेस होने की वजह से वो सप्लीमेंट्री क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया। तो वो जो मेरा एक सपना था कि शायद वो 3 ईयर डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हो जाता, वो सिर्फ एक पेपर के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर भी ये था कि दोनों राहें थी कि या तो हम फिर से वापस गांव चले जाएं या यहाँ पर रह कर के काम करें। तो मैंने बिज़नेस के अंदर, दुकान के ऊपर काम किया और भगवान ने सफलता दी। सर, पर फिर भी जो ज्ञान आपको उस समय मिला उस पढ़ाई से, वो कभी आपके काम तो आया ही होगा। निश्चित तौर पर आज मुझे जो चाहे, मैं आज बहुत सारी जो राजनीति के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स जो हैं,
चाहे वो B&R है, पब्लिक रोड्स का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं जितने भी, उनके अंदर जब मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार से जो पढ़ाई के अंदर हमने सीखा था वो आज हमारे बहुत स्थानों पर काम आता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिस चीज़ का हो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जी बिल्कुल, ज्ञान कभी व्यर्थ तो जा ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि जितनी शिक्षा प्राप्त कर सको, एजुकेशन जितनी भी प्राप्त कर सको अपनी ज़िंदगी के अंदर, उतनी एजुकेशन के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और एजुकेशन के लिए तो चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं आम तौर पर सभी जो हमारे गांव के बच्चे हैं या जो हमारे लेबर कॉलोनीज़ के अंदर जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि एक वक्त की जो रोटी जो है चाहे ना खाना, पर लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। ये मैं समझता हूँ कि अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उनका अपना भविष्य भी उज्जवल होगा, परिवार का भविष्य भी उज्जवल होगा, देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो एजुकेशन जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती है। सर फिर आपका विवाह कब हुआ था? बेटा विवाह तो यूँ कह लीजिए कि 50 साल होने वाले हैं। तो अभी जो गोल्डन जुबली है वो होने वाली है। कंग्रेचुलेशन सर इन एडवांस। थैंक यू। सर वैसे पढ़ाई करते समय आपके जो दोस्त बने थे, क्या वो अभी भी आपसे मिलते हैं? क्योंकि जितना रोल परिवार निभाता है उतना ही रोल हमारी ज़िंदगी में दोस्त भी निभाते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटिया आपने। देखिए इश्ता जी, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि जो मेरे दोस्त, जब मैं स्टडी कर रहा था उस स्टडी काल से लेके आज तक हम 5 दोस्त ऐसे हैं, 5 फ्रेंड्स हैं कि लगभग यूँ कह लीजिए कि पिछले 60 साल से 58 या 60 वर्ष हो गए, आज तक भी वैसी ही दोस्ती है जो उस समय दोस्ती थी। वाह सर। हमने पांचों ने एक दूसरे की शादी अटेंड की है, उनके बच्चों की शादी अटेंड की है, उनके बच्चों की शादी में गए हैं, और अब तो उनके भी आगे जो बच्चे हो गए उनकी भी शादी के अंदर। तो ये यूँ कह लीजिए कि 55 साल से हमारी पुरानी दोस्ती, और अभी भी जब मिल कर के बैठते हैं महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, उतना क्योंकि समय नहीं मिलता, लेकिन उसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे हम पहले करते थे। सर हमारे शो का एक सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका तेज़ी से जवाब देना होगा। ठीक है। तो चलिए, आप तैयार हैं? हाँ मैं बिल्कुल तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फेवरेट टाइम पास? फेवरेट टाइम पास कोई नहीं, मैं तो वर्किंग इज़ माई हॉबी। कोई भी टाइम पास करने के लिए मैं काम करना मेरी पसंद है, खाली बैठना पसंद नहीं है। फेवरेट लीडर? फेवरेट लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं। फेवरेट विपक्षी नेता? फेवरेट विपक्षी नेता मोरारजी देसाई। फेवरेट गीत? ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। फेवरेट फॉरेन कंट्री? US। फेवरेट घर का मेंबर? माई ग्रैंडसन। फेवरेट शो? जो ईश्वता जी ने अपना ये जो शो है द सुपर क्लास शो। हाँ, सुपर क्लास शो। सर आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, और फ्रैंकली बोला जाए तो आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के साथ साथ उनका फेम भी पाना चाहते हैं। तो क्या रीज़न रहा कि आपके बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं आए? देखिए, जैसा मैंने कहा, मेरा शुरू से ये मन रहा है कि मैं खुद तो उतना एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन मैंने कोशिश की कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई जाए। बेटा IIT BHU से होकर के लगभग 20-22 वर्ष से आज जो मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की जो सबसे फेमस मोबाइल जो है कंपनी, उसमें काम कर रहा है। और जो बिटिया है वो भी एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है
उस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी सीनियर पोस्ट के ऊपर अपने काम कर रही है। तो बच्चों को कभी ये लगा ही नहीं, और ना ही मैंने किसी बच्चे को ये इंसिस्ट किया कि वो राजनीति में आए। तो उस दृष्टि से मैं एक सौभाग्यशाली भी हूँ, क्योंकि कई बार राजनीति के अंदर कई बच्चे इस प्रकार का कोई ना कोई काम कर देते हैं जिससे आपके नेम और फेम के ऊपर आँच आ जाती है। तो उस दृष्टि से बच्चों का राजनीति में ना आना, बच्चों का मुझे फॉलो ना करना, मैं समझता हूँ ये एक सौभाग्य की बात भी है और परिस्थितियों की भी बात है कि आज जो मेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मैंने जैसा कहा कि शुरू से अकेले संघर्ष किया और आज भी उसी प्रकार से प्रयास कर रहा हूँ। सर, पंचकुला के विधायक होने के नाते आपने 7 सरोकार बनाए हैं, क्या आप उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है? देखिए, पंचकुला इज़ ए डेवलपिंग सिटी। लगभग पिछले 30 वर्ष से 35 वर्ष से पंचकुला की विकास की जो गति है वो शुरू हुई है। पंचकुला एक नया ज़िला बना और नया ज़िला बनने के पश्चात पंचकुला को डेवलप करने का अवसर मिला। वहाँ से जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी, उनके सुपुत्र चंद्रमोहन जी 5 बार विधायक रहे। मैं नहीं कहता कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, पंचकुला के विकास की दृष्टि से काफ़ी प्रयास उन्होंने भी किया, लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि जो काम पिछले 8 साल के अंदर हमने किया वो 50 साल के अंदर नहीं हो पाया। लगभग 5000 करोड़ रुपए के विकास के काम पंचकुला के अंदर पिछले 8 साल के अंदर हुए हैं। अब हमने पंचकुला वासियों के साथ मिलकर के एक संकल्प किया है, पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाने का। हमने कभी नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा कि हम पंचकुला को पेरिस बनाएंगे, लेकिन हमने कहा कि पंचकुला को हम एक सुंदर पंचकुला, एक स्मार्ट सिटी पंचकुला ये बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसी कड़ी में जो 7 मुख्य बिंदु, जो 7 सरोकार जो आपने कहा, वो 7 सरोकार केवल मेरे नहीं हैं, वो 7 सरोकार सभी पंचकुला वासियों के हैं। अभी कल ही एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था, लगभग 4 घंटे चला, उसमें भी इन 7 सरोकारों के ऊपर चर्चा हुई। उसके अंदर कॉन्क्लेव के अंदर हमारी NGOs, हमारी RWAs, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और शिक्षाविद, सभी प्रकार के लोग थे जिन्होंने 7 सरोकारों को लेकर के चर्चा की। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उन 7 सरोकारों को लोगों ने अपने सरोकार माना है। उन्होंने कहा कि ये केवल ज्ञानचंद गुप्ता के सरोकार नहीं है, ये हमारे भी सरोकार है। पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाना ये हमारा सबका कर्तव्य है। उसको करने के लिए हमने 7 जो सरोकार जो हमने कहे कि पंचकुला को हमने ड्रग फ्री पंचकुला, हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि पंचकुला को ड्रग फ्री पंचकुला बनाया जाए। दूसरा है पंचकुला जो है वो प्लास्टिक फ्री पंचकुला बने। तीसरा है पंचकुला पॉल्यूशन फ्री पंचकुला बने। चौथा जो है वो पंचकुला स्ट्रे कैटल फ्री पंचकुला बने। 5वां जो है वो स्ट्रे डॉग फ्री पंचकुला बने। छठा जो हमने कहा कि एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला बने। और 7वां जो है वो है स्लम फ्री पंचकुला बने। तो ये 7 सरोकार हम सबके हैं
और उनको पूरा करने के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि चाहे वो पंचकूला प्रशासन है, पंचकूला की सभी RWAs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, सभी NGOs हैं, सभी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले 6 महीने के अंदर इस ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए, ड्रग के जो ऐसे लोग जो ड्रग्स लेते हैं उनको चेक करने के लिए, जो ड्रग्स बेचते हैं उनके यहाँ छापेमारी करने के लिए पुलिस के लिए एक विशेष टीम जो है वो हमने ACS के नेतृत्व में बनाई है, जो ड्रग्स को रोकने के लिए, ड्रग्स के ऊपर पकड़ने के लिए काम कर रही है। इसी प्रकार से हमने कहा प्लास्टिक फ्री पंचकूला, उसके अंदर जो नगर निगम पंचकूला है उसकी विशेष तौर पर हमने ड्यूटी लगाई है कि ये जो पंचकूला को प्लास्टिक फ्री पंचकूला, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर बेचने के ऊपर, खरीदने के ऊपर और मैन्युफैक्चर करने के अंदर प्रतिबंध है। जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की कोई सूचना हमें मिली है और उसके ऊपर हमने सख्त एक्शन लिया है। उसके साथ साथ जो हमारी नगर निगम की टीम है वो तकरीबन हर हफ्ते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन एक अभियान के रूप में जहाँ जहाँ पर भी कहीं ये जानकारी मिलती है कि कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है या प्लास्टिक बिक रहा है तो उसको रोकने के काम करते हैं। ऐसे ही पोल्यूशन फ्री पंचकूला, उसके लिए अभी हमने बरसात के अंदर एक अभियान चलाया था कि कम से कम 1 लाख पेड़ जो हैं वो पंचकूला के अंदर लगाए जाएं ताकि पंचकूला को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। हमने पंचकूला के अंदर एक 100 एकड़ के अंदर ऑक्सीवन की स्थापना की है कि जो पेड़ हैं 100 एकड़ के अंदर पेड़ लगाए जाए और ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले हों, क्योंकि जो कोविड काल के अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई उसको देखते हुए ये जो ऑक्सीवन है उसकी स्थापना हमने वहाँ पर की है। पोल्यूशन को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए जो यहाँ पर प्रदूषण के अधिकारी हैं उनको भी समय समय पर जहाँ कहीं पर इस प्रकार का पानी का पोल्यूशन है या कोई फैक्ट्रियों के अंदर पोल्यूशन है उनको रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार से जैसा मैंने कहा स्ट्रे कैटल्स के लिए हमने 5 नई गौशालाएं जो हमारी यूँ कह लीजिए कि बेसहारा गाय थी, सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट भी होते थे, लोगों को एक्सीडेंट के अंदर कई बार डेथ भी हो जाती थी, उनको सड़कों से उठा करके गौशाला तक पहुंचाने का काम हमने पिछले 6 महीने के अंदर कम से कम 6,000 या 7,000 गाय जो हैं उनको पकड़ करके हमने गौशालाओं के अंदर भेजा है। अभी एक वहाँ पर जो ये नंदी हैं, बैल जो हैं जिसको बोलते हैं, नंदीशाला की भी हमने स्थापना की है जिसके अंदर 800 नंदी, उनको नगर निगम रखेगा, उनकी देखरेख नगर निगम करेगा ताकि सड़कों के ऊपर कोई भी बेसहारा पशु जो है उसको वो हमें ना मिले। स्ट्रे डॉग्स के बारे में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने के खिलाफ एक जो ये सो कॉल्ड एनिमल लवर्स हैं, NGO उनकी एक बनी हुई है। हमने उनसे कहा है कि आप हमारा सहयोग करिए, लेकिन उनका जो कानून है कि अगर आप स्ट्रे डॉग्स को गली में से पकड़ते हैं, जिस गली में जिस मकान के सामने से आप पकड़ करके आप कहीं रखते हैं तो वो इजाज़त नहीं है। हमने 4.5 एकड़ में जो डॉग वेलफेयर सेंटर की स्थापना की है जिसके अंदर लगभग 1500 डॉग हम फ्रीली रख सकते हैं, लेकिन कानून ऐसा है कि 10 दिन से ज़्यादा आप किसी भी डॉग को अपने किसी भी बाड़े में रख नहीं सकते, उसको छोड़ना पड़ता है। और इसके लिए तो हमारी जो नगर निगम है उसके ख़िलाफ़ FIR भी एक NGO ने कराई कि इन्होंने डॉग्स को पकड़ करके ज़्यादा दिन वहाँ रखा। तो उस दृष्टि से जो स्ट्रे डॉग्स की समस्या है, वैसे तो मैं उन जो NGOs जो एनिमल लवर्स हैं होना चाहिए,
लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे हैं, एक छोटे बच्चे के 4 साल की छोटी बच्ची को एक स्ट्रे डॉग ने मुंह से नोच दिया। उस बच्ची का क्या कसूर है? क्या वो गली के अंदर या बाहर घूमने नहीं निकल सकती? हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मेरे पास बहुत लोगों की शिकायत है कि हम सैर करने के लिए निकलते हैं, पीछे स्ट्रे डॉग्स पीछे पड़ जाते हैं और जिससे हमारा सैर करना भी जो है मुश्किल हो गया है। तो ये सभी चीज़ों को समझते हुए कुछ लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए हैं कि जो ये ऐसे स्ट्रे डॉग्स हैं जो हमें बाइट करते हैं, उनको हमें पकड़ने की, उनको रोकने की इजाज़त दी जाए। तो एक प्रयास ये स्ट्रे डॉग्स को लेकर के, हालांकि हमने 4.5 एकड़ के अंदर ये स्ट्रे डॉग्स के लिए डॉग वेलफेयर सेंटर की स्थापना की है, वहाँ हॉस्पिटल का भी हमने निर्माण किया है। इसके अलावा जैसा नेक्स्ट था वो एनक्रोचमेंट फ्री पंचकूला करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि जो रेडी फड़ी कहीं भी सड़क पर नज़र आती है हम उनको उठाते हैं। लेकिन केवल उठाते नहीं हैं, हमने उनके दोबारा जो उनका काम करने के लिए उनको अच्छी व्यवस्था मिल सके, हमने 12 वेंडिंग जोन बनाए हैं। उन वेंडिंग जोन के अंदर उन रेडी फड़ी वालों को जो बाज़ार के अंदर सड़क पर काम करते थे, बिजली और पानी की व्यवस्था की है। वो वहाँ पर बैठ कर के अपनी सम्मान के सहित, क्योंकि जब भी कोई ये एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आते हैं, दौड़ भाग होती है, कोई भागता है इधर, उन्होंने कहा कि एक स्थान पर बैठिए, हमको जगह दे रहे हैं, जगह के ऊपर बैठ कर के अपना रोज़ी रोटी कमाइए। हमने इसकी भी व्यवस्था की है। और लास्ट जो मैंने कहा कि वो है स्लम फ्री पंचकूला। हमने पूरे पंचकूला का सर्वे कराया है। 6500 झुग्गी झोपड़ी जो है इस समय पंचकूला के अंदर हैं। इन पंचकूला की रेजिडेंट्स की जो झुग्गी झोपड़ी के रेजिडेंट्स हैं, इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हमने तैयार की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो कच्ची छत में ना रहे, उसको पक्की छत मिले। हाउसिंग फॉर ऑल की जो स्कीम आई है कि सबके लिए घर, उस स्कीम के तहत हम पंचकूला में लगभग 7,500 जो इस प्रकार के फ्लैट्स जो हैं वो बनाने जा रहे हैं, ताकि जो स्लम्स में पिछले 30 साल से 35 साल से लोग रह रहे हैं और एक नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन स्तर के अंदर सुधार लाया जा सके। इस प्रकार का हमारा ये प्रयास है। और ये मेरे साथ सरोकार, जो मैंने कहा कि वो मेरे नहीं, हम सब पंचकूला वासियों के साथ सरोकार हैं। सर, मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पंचकूला एक बहुत ही सक्सेसफुल सिटी बन जाएगा, क्योंकि आप में जो उत्साह है ये चीज़ कहने का, वो तो बहुत लाजवाब है। अब मेरा कोशिश है, सब, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब लोग मिल कर के करेंगे। सभी इस बात को महसूस करें और ये कहें कि मेरा पंचकूला मेरी पहचान है, और तब मैं समझता हूँ कि हम पंचकूला को एक अच्छा शहर, एक स्मार्ट शहर जो बनाने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल सर, बातें तो होती रहेंगी, पर हमारे शो का एक दूसरा सेगमेंट है झूठ बोले बजे बाजे। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका जवाब देना है। हाँ, पूछिए। अगर आपने सही जवाब दिया तो ग्रीन बजर दबेगा और अगर गलत दिया तो रेड बजर दबेगा। मैं कोशिश करूँगा ठीक ही हो। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। सर, नेताओं के बारे में बहुत ही मशहूर है कि वो वादे कहते हैं और भूल जाते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई वादा किया हो पब्लिक से और आप भूल गए हो? देखिए, नेताओं के बारे में ये धारणा अवश्य बनी हुई है कि नेता वायदे पूरे नहीं करते, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसा वायदा ना करूँ जो पूरा ना कर पाऊँ। तो इसलिए जो हमने वायदा किया है, प्रयास किया है कि उसको पूरा किया जाए। सर, आपने तो हमारे बजर को ही कंफ्यूज कर दिया। सर, दूसरा क्वेश्चन है, सर क्या आप सुपरस्टिशियस हैं? मेरा मतलब है कि एक ही पेन से साइन करना है और पहले राइट पैर को आगे रखना है वगैरह वगैरह। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, भगवान पर विश्वास करता। ग्रीन बजर दब रहा है मतलब आंसर सही है। थर्ड क्वेश्चन,
क्या कभी आप ऐसे बाहर गए हो और किसी ने आपको ठग लिया हो, यानी कि ज़्यादा पैसे ले लिए हो? नहीं, देखिए, जहाँ पर भी हम कोई भी चीज़ खरीदारी करने के लिए जाते हैं, वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक जब हमारा मन लगता है कि हाँ, इस इतने पैसे के लिए ये चीज़ है या इसकी कीमत ठीक है, तभी हम परचेज करते हैं। इसलिए कोई ठगने का प्रश्न नहीं होता। सर, ग्रीन पे दबरा मतलब आंसर सही है। सर, वैसे तो आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, पर घर में किसकी चलती है? देखिए, घर को चलाने के लिए दोनों पहियों को ठीक चलना पड़ता है। जो हस्बैंड वाइफ है, जब तक आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होगी तो वो घर चल नहीं पाएगा। तो इसलिए दोनों की समझदारी से, दोनों की आपस के अंदर मेल जोल से घर जो है वो ठीक ठाक चलता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 50 साल से हमारा घर ठीक चल रहा है। ग्रीन बस दबरा मतलब फिर से आंसर सही है। थैंक यू सर। सर, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी ना बोल पाए हो किसी से? स्मिता जी, बहुत गहरा प्रश्न आपने मुझसे किया है और मैं तो ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर मेरे लिए वो वाक़या बहुत दुखदाई कह लीजिए कि जब मेरे सुपुत्र की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई 28 मार्च 2005 को। और वो बेटा लगभग 28 वर्ष का था। और उस समय जो वाक़या हुआ तो एक बार तो मैं बिल्कुल शैटर हो गया था, डगमगा गया था। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ इस दुख में शामिल होने के लिए आते थे, अपनी संवेदना अपनी वो प्रकट करते थे। बहुत दिनों के पश्चात एक व्यक्ति, उन्होंने मुझे कहा, देखिए गुप्ता जी, ये हादसा तो हो गया, अब आपके सामने 2 ऑप्शन है। वो 2 ऑप्शन ये हैं कि कल को लोग आपको कैसे याद करते हैं। क्या लोग ये कहें कि इस एक्सीडेंट के बाद या इस दुर्घटना के बाद, इस वाक़ये के पश्चात ज्ञानचंद गुप्ता बिल्कुल ख़त्म हो गए, या उन्होंने बिल्कुल जो सामाजिक जीवन से उससे परित्याग कर लिया, या कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद, इस इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद आपने अपने आप को संभाले रखा और सामाजिक जीवन के अंदर फिर से नए सिरे से लग गए। ये 2 विषय उन्होंने रखे। तो मैंने ये निश्चय किया कि मैं उस अपने बेटे की याद को हमेशा बनी रहे, उसके लिए मैंने प्रयास किया। एक ट्रस्ट की स्थापना की, अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से। हमने कुछ सामाजिक कार्य, जैसे युवाओं को नशे से रोकने के लिए स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का लक्ष्य लिया, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, आई ऑपरेशन कैंप्स हमने लगाए उनकी याद में, ताकि क्योंकि वो एक खिलाड़ी था, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का एक निश्चय किया। ब्लड डोनेशन हमने इसलिए किया कि एक्सीडेंट के अंदर जब किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल के अंदर खून की आवश्यकता होती है, अगर हम अपने ब्लड डोनेशन कैंप में चाहे 150 या 200 यूनिट इकट्ठे होते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति की जान भी यदि बच जाए तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए खुशी की बात होगी, सौभाग्य की बात होगी। सर, सच में आप बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो तीसरा हमने एक और शुरू किया, आई ऑपरेशन कैंप का। आँखें, हमारी रोशनी, आँखों की रोशनी बनी रहे,
इसको लेकर के भी हमने काम किया और हम पिछले 15 साल से, लगभग 16 साल हो गए, हर वर्ष, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर कबड्डी टूर्नामेंट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है, अब की बार हमने क्रिकेट टूर्नामेंट भी उनके नाम से करवाया। तो मेरा ये प्रयास है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उसको भुला नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे बिज़नेस को सपोर्ट करना शुरू किया था और उसी टाइम अकस्मात ये वाक़या हो गया, तो उसको मुझे बहुत दुख भी हुआ, धक्का भी लगा और एक बार मन के अंदर ये आया कि क्या हमने करना है कि छोड़ो परे। लेकिन फिर वो जो वाक़या उन्होंने कहा कि लोग ये कहेंगे कि इस बेटे की मृत्यु के पश्चात ज्ञानचंद गुप्ता ख़त्म हो गया, या बेटे की मृत्यु के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, वो जो सामाजिक कार्य कर रहे थे उनको दोबारा से और अच्छे ढंग से और ज़्यादा तीव्रता के साथ करना शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि उसी के पश्चात मैं जितनी भी समाज की सेवा हो सकती है वो करने का प्रयास करता हूँ। सर, आप बिल्कुल कर रहे हैं और जिस तरह से आपने खुद को संभाला इस वाक्य के बाद, वो काबिल तारीफ है। सर, शो के लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं दर्शकों को, युवाओं को विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि आने वाला कल युवा का है। राजनीति के बारे में जो धारणाएं बनाई गई हैं उनको गलत साबित करने के लिए, राजनीति को स्वच्छ करने के लिए और राजनीति में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए आप लोग राजनीति में आएं। राजनीति को स्वच्छ करने के लिए देश के प्रति, समाज के प्रति अपना कर्तव्य जो है वो पूरा करें। सर, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना सारा समय निकाला। थैंक यू। और सच में आपने जो क्वेश्चंस का आंसर्स दिया है और उसमें जो संदेश दिए हैं हमारे दर्शकों को, वो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।